तो हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरडी कैंपस पर, जिसमें हम आज रासायनिक अभिक्रिया का 5वां प्रकार पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के तीसरा और चौथा प्रकार पढ़ा था। तीसरा प्रकार था विस्थापन अभिक्रिया और चौथा प्रकार विस्थापन अभिक्रिया। तो इस क्लास में हम रासायनिक अभिक्रिया का 5वां प्रकार पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो पहला है, क्या है? उपचयन। क्या है? उपचयन। हमारा पहला टॉपिक है उपचयन। उपचयन क्या है? उपचयन। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी या फिर ह्रास। क्या? कमी या ह्रास। कहीं पर कमी प्राप्त होती है, कहीं पर ह्रास। अर्थात किसी किताब में कमी लिखा रहता है और किसी किताब में ह्रास लिखा रहता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे उपचयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लें कॉपर प्लस ऑक्सीजन। क्या ले लें? कॉपर प्लस ऑक्सीजन। जब इसको कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। अर्थात इसमें क्या हुआ? कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अर्थात ऑक्सीजन कॉपर में जुड़ रहा है। तो यह क्रिया कौन सी कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में मेन यह होता है कि जो ऑक्सीजन होती है उसकी वृद्धि होती है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ता है, और जो हाइड्रोजन होता है उसकी कमी होती है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब इसको मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में भी क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अब चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो गया पहला एग्जाम्पल, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कैल्शियम। क्या ले लें? जिंक ऑक्साइड प्लस कैल्शियम। जब यह अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? जो यहाँ जो जिंक ऑक्साइड है किसमें टूटेगा? जिंक 2 प्लस और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। किसमें टूटेगा? जिंक 2 प्लस और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। तो जो ये कैल्शियम है वह क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? यह रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार विस्थापन अभिक्रिया। आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वह निम्न क्रियाशील धातु यौगिक से उसका जो धातु होता है, अर्थात जैसे ये जिंक है, ये क्या है? एक धातु है। तो उसके धातु यौगिक से
अपने से निम्न धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। और उसका ऋणायन स्वयं, उसके ऋणायन से वह स्वयं अभिक्रिया कर लेती है। क्या कर लेती है, उसके ऋणायन से स्वयं अभिक्रिया कर लेती है। यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जिंक। तो देखिए कैल्शियम में क्या हुआ, ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई, और जिंक में क्या हुई, कमी हुई। अर्थात यह उपचयित हो रहा है और ये अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, यह उपचयित हो रहा है और ये अपचयित हो रहा है। तो ये बात याद रखना। तो चलिए इसको समझ लीजिए। तो इसका दूसरा प्रकार देखते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो चलिए इसका दूसरे प्रकार देखते हैं, अपचयन अभिक्रिया। दूसरा है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया में यह होता है कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है। तो यह उपचयन अभिक्रिया का बिल्कुल विपरीत है। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन परमाणु की क्या होती है, वृद्धि होती है और हाइड्रोजन परमाणु की कमी होती है। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है। तो ये बात याद रखना। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की कमी तथा हाइड्रोजन परमाणु की वृद्धि होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की कमी तथा हाइड्रोजन परमाणु की वृद्धि होती है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आपको मैं और विस्तार से समझाऊंगा। तो इसका एग्जाम्पल है, तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि जो सोडियम धातु है वह क्या है, कैल्शियम धातु से क्या है, अधिक क्रियाशील। तो यह कैल्शियम धातु को विस्थापित कर देगा और उसका ऋणायन स्वयं, उसके ऋणायन से स्वयं अभिक्रिया कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम। क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम। इसको संतुलित कर लो, जब ये क्या हो गए, संतुलित हो गए। तो यहाँ पर देखिए कि जो कैल्शियम है इसमें क्या था, पहले ऑक्सीजन था और बाद में क्या हुआ कि ऑक्सीजन परमाणु की क्या हुई, कमी हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक अपचयन अभिक्रिया है। इसमें क्या हुआ, इसमें अपचयन हुआ है। यह जो कैल्शियम है यह क्या हुआ है, अपचयित हुआ है। क्या है, अपचयित हुआ है। ये क्या हुआ है, अपचयित हुआ है। और जो सोडियम परमाणु है इसमें पहले क्या था, इसमें पहले ऑक्सीजन नहीं था और बाद में क्या हुआ कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यह क्या हुआ, यह उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। आपको एग्जाम में इसी तरह की एक अभिक्रिया दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि बताइए कि, मान लीजिए मैं पूछ लूं कि इसमें पूछ लूं कि बताइए कैल्शियम इसमें उपचयित हो रहा है कि अपचयित हो रहा है। तो आपको बताना है कि कैल्शियम अपचयित हो रहा है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन, उसमें
ऑक्सीजन परमाणु की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जो सोडियम है उसमें ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि हो रही है, जिससे वह उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो जो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होती है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है, रेडॉक्स अभिक्रिया बनती है। क्या बनती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए इसका तीसरे प्रकार डाल लीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया। जो मेन टॉपिक है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया, तो इसको देख लीजिए। अगर इसके एग्जाम्पल और चाहते हैं तो और मैं दे दूंगा। जैसे हो गया, ये हो गया पहला एग्जाम्पल, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम, ये हो गया। इस तरह अनंत एग्जाम्पल है इसके। तुम्हारा मेन टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है, रेडॉक्स रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लें, फिर इसको हम समझते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा विकारक अपचयित हो रहा हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसके उदाहरण समझ लेते हैं। क्या है इसका उदाहरण? तो इसका पहला उदाहरण है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो क्या बनाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनो। क्या बनाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनो। तो इस अभिक्रिया में मेन क्या हो रहा है कि जो जिंक ऑक्साइड है ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित, तथा कार्बन उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसलिए कार्बन जो है वह उपचयित हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं। क्या होती है, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं। तो देख लीजिए, अब इसका हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तो
तो इसका दूसरा एग्जांपल है मैंगनीज ऑक्साइड प्लस HCl, तो क्या बनाएगा? मैंगनीज क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2 गैस। क्या बनाएगा? मैंगनीज क्लोराइड प्लस H2O और साथ में क्लोरीन गैस निकालेगा। क्या निकालेगा? क्लोरीन गैस। तो इस अभिक्रिया को क्या कीजिए? संतुलित कर लीजिए पहले। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 1। इसलिए यहाँ पर कितने का? 2 का मल्टीप्लाई। सॉरी यहाँ पर पहले देखिए क्लोरीन कितने परमाणु है? यहाँ पर 2 परमाणु क्लोरीन के, यहाँ पर 2 परमाणु क्लोरीन के। तो 2 परमाणु 2 2 कितने हुए? 4 परमाणु। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके चक्कर में क्या हुआ कि हाइड्रोजन के भाव बढ़ गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई। तो इसके चक्कर में क्या हुआ कि ऑक्सीजन के भाव बढ़ गए। क्या हुआ? ऑक्सीजन के भाव बढ़ गए। तो देखिए क्या यह अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि मैंगनीज में पहले क्या था? ऑक्सीजन था, और बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो है वह क्या हो गई? कमी हो गई। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि मैंगनीज ऑक्साइड है जो वह अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। और जो क्लोरीन है इसमें क्या है कि पहले क्या था? इसमें हाइड्रोजन था, और बाद में क्या हुआ कि उसमें हाइड्रोजन की जो है वह कमी हो गई। तो इससे क्या हुआ कि जो HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। हमने उपचयन अभिक्रिया में क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी तथा ऑक्सीजन की वृद्धि होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन की जो है वह कमी हो रही है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की जो है वह कमी हो रही है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वह क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। तो यह बात आपको समझ में आई? तो देख लीजिए। फिर इसके बाद हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया से संबंधित अपने दैनिक जीवन में जो उपयोग होते हैं, जैसे हो गया संक्षारण और विकृत गंधिता। क्या होती है? संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण जैसे हो गया जंग लगना, और जो धातुएं होती है जैसे चांदी जो होती है वह धीरे धीरे क्या होती है? उसकी चमक जो है वह धीरे धीरे कम होती जाती है। और जो हो गया तांबा अगर नमी में रख दिया जाए तो क्या होता है? हरा कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा कलर का हो जाता है। तो इसके बाद हम संक्षारण तथा विकृत गंधिता पढ़ेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तुम्हारा अगला टॉपिक है संक्षारण। क्या है? संक्षारण। क्या है संक्षारण? चलिए इसको पहले लिखते हैं, इसकी परिभाषा। वह अभिक्रिया
जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें धातुएं नमी के द्वारा ऑक्सीकृत या फिर इसको उपचयन भी कहते हैं, उपचयित होकर क्या होती हैं? वह अभिक्रिया जिसमें धातु नमी के द्वारा ऑक्सीकृत होकर संक्षारित या फिर क्षरित होती है। क्या होती हैं? क्षरित होती हैं। इस प्रक्रिया को या फिर इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए, पहला एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना। दूसरा एग्जाम्पल हो गया इसका तांबे में हरी परत चढ़ना। इसका चौथा एग्जाम्पल हो गया तीसरा चांदी की चमक में कमी आना, या फिर चांदी का क्षरित होना। ये एग्जाम्पल हो गए। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि धातुएं जो होती हैं वह नमी अर्थात ऑक्सीजन के संपर्क में आकर क्या हो जाती हैं? क्षरित हो जाती हैं, अर्थात उनकी चमक में कमी आती है। जैसे लोहा हो गया, वह नमी के संपर्क में आकर क्या हो जाता है? धीरे धीरे पड़ने लगता है, गलने लगता है, और उसकी जो एनर्जी होती है अर्थात उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है? कम होती जाती है, और धीरे धीरे वह बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो यह एक उपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, संक्षारण जो है। तो चलिए संक्षारण से बचने का उपाय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संक्षारण से बचने के उपाय लिखते हैं। तो पहले इतना लिख लीजिए। तो दोस्तों संक्षारण जो है इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। इसका अर्थात इसकी अधिक जानकारी हमको तीसरे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। क्या किसमें? तीसरे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। तब तक के लिए आप इसका वेट कीजिए। यहाँ तक इसको यहीं तक ही रहने देते हैं। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं विकृत गंधिता। क्या पढ़ते हैं? विकृत गंधिता। तुम्हारा अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। क्या है विकृत गंधिता? तो चलिए इसको लिखते हैं। वह क्रिया जिसमें तेल संबंधी खाद्य पदार्थ नमी के संपर्क में आकर
आकर अपनी गंध एवं स्वाद को परिवर्तित कर लेते हैं। इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें तेल संबंधी खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत होकर अर्थात नमी के संपर्क में आकर, या आप लिख लीजिए नमी के संपर्क में आकर अर्थात ऑक्सीकृत होकर नमी के संपर्क में आकर अर्थात ऑक्सीकृत होकर अपनी गंध एवं स्वाद को परिवर्तित कर लेते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे चिप्स का ऑक्सीकृत हो जाना। दूसरा एग्जाम्पल है भोजन का ऑक्सीकृत हो जाना। चिप्स का ऑक्सीकृत हो जाना मतलब जब आप एक चिप्स का पैकेट खरीदेंगे तो उसको आप खोल कर 2-3 दिन के लिए आप उसको वायु के संपर्क में रख दीजिए, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वह गंध आने लगेगी और उसका स्वाद भी परिवर्तित हो जाएगा, उसका स्वाद भी अटपटा हो जाएगा। तो मेन मोटिव यही है हमारे टॉपिक का, जो विकृत गंधिता होती है उसमें जो पदार्थ होते हैं अर्थात भोजन जैसे हो गया, चिप्स हो गया, जैसे नमकीन हो गई, तो यह नमी के संपर्क में आकर अर्थात ऑक्सीजन के संपर्क में आकर क्या करती हैं? अपना स्वाद एवं अपनी गंध को परिवर्तित कर लेती हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो जो चिप्स होती है इसको विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्या भरते हैं? नाइट्रोजन गैस, जिसके कारण जो चिप्स होती है वह विकृत गंधिता की प्रक्रिया संपन्न नहीं कर पाती है। तो ये हो गए विकृत गंधिता के एग्जाम्पल। तो हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है और आज हमारा चैप्टर संपन्न होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।